तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले बदायूं की एक अफसोसनाक घटना, एक अफसोसनाक वारदात। हुआ यूं कि कल 19 मार्च को एक शख्स जिसका नाम साजिद है, वो अपने पड़ोस सामने एक के घर में जाता है। वहाँ एक महिला थी, उसके 3 बच्चे थे, उस महिला की सास थी। और ये जो महिला थी, इसके घर के ही एक हिस्से में ब्यूटी पार्लर का वो काम किया करती, अपना ब्यूटी पार्लर था उसका, और ब्यूटिशियन प्रोडक्ट भी बेचती थी। और उसके घर के सड़क के दूसरी तरफ एक नाई की दुकान थी, और वहाँ साजिद और उसका भाई जावेद ये लोग काम किया करते थे। दोनों घरों के रिश्ते अच्छे थे। कल शाम को साजिद अचानक पहुँचता है और जाकर उस ब्यूटी पार्लर के ओनर से कहता है कि मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, 5000 रुपये उधार चाहिए। ब्यूटी पार्लर के ओनर अपने हस्बैंड को फ़ोन करती है, वो ठेकेदार हैं और शहर से बाहर थे बदायूं के। तो उनसे पूछती है और पूछकर 5000 रुपये दे देती है। उसके बाद साजिद उस घर के 2 बच्चों को कहता है चलो थोड़ा छत पर घूम कर आते हैं। दोनों बच्चों को छत पर ले जाता है और फिर चाकू या उस्तरे से उन दोनों बच्चों को मार डालता है। मारने के बाद जब वो तीसरे बच्चे को मारने के लिए जा रहा था, तभी चीख पुकार मच गई। घर के लोग जान बचाकर बाहर भागे। घर की जो बुज़ुर्ग थी, बच्चों की दादी, उन्होंने बाहर से कुंडी लगा दी। अब कातिल यानी साजिद अंदर फंस गया। उसके बाद शोर शराबा, पड़ोसी सब आ गए, भीड़ जमा, फिर दरवाज़ा खोला। हाथ में चाकू तब भी था साजिद के। लोगों ने पकड़ा उसे, खूब पिटाई की। छत पर गए तो 2 मासूम बच्चे, 7 साल और 14 साल की उम्र के 2 बच्चों की लाश पड़ी थी। बाद में साजिद को पुलिस के हवाले कर दिया गया। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस की तरफ से खबर आई कि रास्ते में एक जंगल है, जंगल से गुजर रहे थे। अचानक वो पुलिस हिरासत से भाग निकला और उसने पुलिस टीम पर गोली चला दी। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई और साजिद मारा गया। हालांकि इसमें अब डीएम ने जांच के आदेश दे दिए। उसकी वजह यह है कि जब उसने दोनों बच्चों को मारा तो उसके हाथ में उस तरह चाकू था। पब्लिक ने उसको पकड़ा, पीटा, तब उसके पास वही चाकू था जो छीना गया। तो अब सवाल यह है कि पुलिस हिरासत में वो अचानक तमंचा कहाँ से आ गया, क्योंकि पुलिस ने कहा एक कट्टा था जिस पर गोली चलाई। तो इनकाउंटर को लेकर जो भी सवाल या डीएम ने जो जांच की वो अलग चीज़ है। लेकिन 2 बच्चे 7 साल और 14 साल की उम्र के, अगर मान लीजिए घर के किसी शख्स से दुश्मनी भी है, तो इन मासूम बच्चों ने तो कुछ किया नहीं होगा, इनकी उम्र ही क्या है दुश्मनी करने की। तो इन दोनों को साजिद ने क्यों मारा? 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। पुलिस, बाहरी लोग को छोड़ दीजिए, जो फैमिली मेम्बर हैं जिस घर के 2 बच्चों की मौत हुई है, उनका भी ये कहना कि हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी होती तो कत्ल से कुछ वक्त पहले वो अपनी बीवी की बीमारी के नाम पर हमसे 5000 रुपये उधार भी नहीं लेता, और हमने दिया। और अक्सर वो चाय वाय पीने के लिए आता था। राइवलरी बिजनेस की हो नहीं सकती, क्योंकि इस महिला का ब्यूटी पार्लर था जो सिर्फ महिलाओं के लिए था, और उसकी अपनी जो शॉप थी, बार्बर शॉप, वो सिर्फ पुरुषों के लिए था। तो कंपटीशन भी नहीं था। और 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, लेकिन इस कत्ल, इस डबल मर्डर, इस 2 बच्चों की मौत या वो एक एनकाउंटर, इसके पीछे की असली वजह क्या थी नहीं मालूम। घर के लोग भी अंधेरे में हैं कि हमारे घर के 2 बच्चों को क्यों मारा, कम से कम वजह तो पता चल जाए। अब चूँकि एक जिसने मारा उसका एनकाउंटर हो चुका है, वो मारा जा चुका है साजिद। उसका जो दूसरा भाई है जावेद, वो भागा हुआ है। तब वो पकड़ में आए तो पता चले। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी पहेली यही है इस बदायूं इंसिडेंट की कि क्यों 2 मासूम बच्चों को उसने मारा, आखिर उनका गुनाह क्या था। क्योंकि घर वाले भी कह रहे हैं कि हमारा कोई झगड़ा नहीं, कोई दुश्मनी, बल्कि बहुत अच्छा रिश्ता था। तब इसके पीछे का जो मोटिव, मकसद, जैसे ही दूसरा आरोपी यानी कि जावेद पकड़ा जाएगा तो शायद इस पर कुछ रोशनी पड़ सके। लेकिन अफसोस वारदात, मतलब कोई बच्चों से भी कैसे दुश्मनी निकाल सकता है। लेकिन कहने की बातें हैं, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। पिछले कई महीनों में नीट और जेई की एग्ज़ाम की तैयारी के सिलसिले में जो देश की सबसे बड़ी फैक्ट्री है कोचिंग की, कोटा में बहुत सारे बच्चों के सुसाइड की खबरें आपने सुनी। लेकिन अचानक इसी कोटा से एक ऐसी खबर आई है जिसको सुनकर सभी इस वक्त चौंके में हैं, खुद पुलिस भी हैरान है। 2-2, 3-3 शहर की पुलिस लगी हुई, कई टीमें लगी हुई हैं, और मामला ही अजीब है। ये एक तस्वीर है। यह तस्वीर एक लड़की की है और इस लड़की का नाम है काव्या।
काव्या मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है। पिता का एक छोटा सा स्कूल है, इस स्कूल को वो चलाते हैं। पिता का नाम है सुधीर धाकड़ और उनकी बेटी 20 साल की उम्र काव्या धाकड़। काव्या ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। घर वालों का सपना कि बेटी डॉक्टर बने, तो घर वालों ने काव्या को नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए इस देश का सबसे बड़ा जो कोचिंग फैक्ट्री है कोटा में है, तो कोटा भेज दिया। बात 3 अगस्त 2023 की है। 3 अगस्त 2023 को काव्या अपनी माँ के साथ कोटा पहुँचती है। कोटा पहुँचने के बाद अब वो एक जगह पर एक किसी लॉज वॉज में रहते हैं। सितंबर का महीना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक रोज़ काव्या अपनी माँ को कोटा के एक इंस्टीट्यूट में ले जाती है। इस इंस्टीट्यूट का नाम था कोचिंग इंस्टीट्यूट का PW कोचिंग। वहाँ ले जाकर कहती कि हाँ मेरा दाखला हो गया है। फिर उसके बाद वो अपनी माँ को एक जगह और ले जाती, कहती है मेरा हॉस्टल है, PG हॉस्टल, यहाँ रहेंगे। अब माँ अपनी बेटी को कि एडमिशन हो गया छोड़कर वापस शिवपुरी लौट आती है। सितंबर 2023 की बात है। उसका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च बिल्कुल ठीक चल रहा। रोज़ाना काव्या की बातचीत हो रही है, सब कुछ ठीक है। अचानक 18 मार्च को काव्या के पिता सुधीर धाकड़ के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आता है और मैसेज में ये लिखा था कि तुम्हारी बेटी काव्या को हमने किडनैप कर लिया है। अगर तुमने 30 लाख रुपए हमारे बताए हुए जगह पर नहीं दिया तो तुम्हारी बेटी का सर काट देंगे और फिर तुम्हें उसकी लाश ही मिलेगी। अब ये सुनकर पिता घबरा गए। व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उधर से फिर रिप्लाई आया। इन्होंने कहा कि मैं इतना पैसे का इंतज़ाम नहीं कर सकता हूँ, जितना हो सकता है मैं कर दूंगा, आप बैंक का पता दो। अब ये व्हाट्सएप चल रहा और वो घबराए। उन्होंने फ़ौरन पुलिस को खबर की। अब चूँकि ये शिवपुरी के थे, MP के, तो ये इनके वहाँ के नेता जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन तक पहुँचे कि माँ बाप हमारी बच्ची की जान खतरे में, किसी ने किडनैप कर लिया, कोटा में 30 लाख रुपए की मांग कर रहा है। अब सिंधिया साहब भी बीच में, उन्होंने फ़ौरन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से बात की और कहा कि हमारे इलाके की एक बेटी है और ऐसे ऐसे किडनैप हो गई और ये तस्वीर है, ये वही तस्वीर है। इस तस्वीर में देखेंगे कि आप बच्ची के मुंह को बंद किया हुआ है। पीछे में आप देखेंगे तो कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स के कुछ कार्टून रखे हुए हैं शायद, तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ से दवा, मेडिसिन या इन चीज़ों का कोई कनेक्शन हो। थोड़े से खून के कुछ निशान, बूंदे भी हैं चेहरे पर। अब इसका वीडियो भी था। ये देखकर घबरा गए तो सिंधिया साहब ने फिर मुख्यमंत्री से बात की। मुख्यमंत्री ने फ़ौरन DGP को कहा, DGP ने जो कोटा के कमिश्नर हैं उनको कहा। अब पुलिस की टीम एक साथ जुट गई। इधर फादर अब शिवपुरी से कोटा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद पुलिस को कंप्लेंट लिखाते हैं। पुलिस सबसे पहले कार्रवाई करती है और कहती चलिए उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां आपकी बेटी नीट की तैयारी कर रही थी। अब तक ये था कि दिन बीतते जा रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। कोटा में वैसे ही बहुत सारे बच्चों की खुदकुशी की खबर से पेरेंट्स परेशान। अभी पहली बार हुआ कि एक नीट की तैयारी कर रही है कि स्टूडेंट किडनैप हो गई है और ऐसी तस्वीर भी भेजा जा रहा है। तो पुलिस के पास तस्वीर भी है, लड़की बंधक है, 30 लाख रुपए की डिमांड है। तो पुलिस अपनी जांच सबसे पहले शुरू करती है कि चलो उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में चलते हैं जहां वो पढ़ती है, ताकि वहां से कुछ सुराग मिले, उसका सिरा पकड़कर किडनैपर तक पहुंचे। तो पुलिस की टीम लड़की के पेरेंट्स के साथ PW कोचिंग सेंटर पहुंचती है जहां सितंबर में उसका दाखिला हुआ था। वहां पहुंचने के बाद पुलिस पूछताछ करती है कोचिंग सेंटर के ओनर से कि भाई तुम्हारे यहाँ की एक स्टूडेंट है, ये गायब हो गई और आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई। कोचिंग सेंटर पूछता कौन सी लड़की, क्या नाम है। बताया जाता है कि इसका नाम काव्या धनखड़ है, उम्र 20 साल है, शिवपुरी की रहने वाली है। सितंबर 2023 में आपके यहाँ दाखिला उसने लिया है। सारा रजिस्टर खंगालने के बाद कोचिंग सेंटर का मालिक जो कहता है उसे सुनकर पुलिस सन्ने रह जाती है। कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो काव्या धनखड़ नाम की कोई लड़की इनरोल ही नहीं है, यहाँ उसका दाखिला ही नहीं हुआ, वहाँ यहाँ वो कोचिंग ही नहीं ले रही है। उन्होंने कहा ऐसी कैसी बात कर रहे हो। अब माँ आई, माँ विटनेस थी साथ में जब वो 3 अगस्त को पहुँचे थे। माँ ने कहा मैं यहाँ आई थी अपनी बेटी के साथ और बेटी ने कहा था यही मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ से मुझे ट्रेनिंग लेनी है, नीट की पढ़ाई करनी है।
कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कहा कि दोबारा चेक कर लेते हैं। उन्होंने दोबारा चेक किया, तमाम स्टाफ को बुलाया, तस्वीर दिखाई, कोई पहचानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा यहाँ तो पढ़ती ही नहीं है, अगर होती तो हम झूठ क्यों बोलते हैं। पुलिस को लगा कि मामला क्या है ये, मतलब पिछले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने से एक लड़की एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, हर दिन अपने माँ बाप से फ़ोन पे बात करती है, और अब होली में आने का वादा भी किया था, और ये कोचिंग वाले कह रहे हैं यहाँ तो वो कभी आई ही नहीं, ना उसका कोई दाखिला हुआ। फादर ने कहा कि हमने ये जो दाखिला कराया था इसका हेड ऑफिस नोएडा में है, तो हमने नोएडा ब्रांच से किया था। अब नोएडा ब्रांच को फ़ोन किया गया तो नोएडा ब्रांच ने कहा कि नहीं, हमने तो कोई ऐसा भेजा ही नहीं है। फादर ने प्रूफ दिया कि ये देखिए मैसेज आपकी ही इंस्टीट्यूट का, PW कोचिंग का, कि ये उस वक्त फ़ीस रिसीव और ये उसका करिकुलम, ये छुट्टी, ये वो फलाना ढमकाना। जब वो देखा तो फिर कोचिंग सेंटर के ओनर ने कहा कि एक तो हम पर्सनल नंबर से कभी ऐसे मैसेज भेजते नहीं। जैसे आपने देखा होगा कई सारे बैंक्स के या अलग अलग आते हैं, तो बिजली डिपार्टमेंट के, तो उनके नाम वाम होते हैं। तो उन्होंने कहा हमारा जो होता है वो PW लिखा होता है और वो कंप्यूटर जनरेटेड मैसेज होता है, किसी भी चीज़ में अपने आप सारे बच्चों को जाता है, तो पर्सनल नंबर से हमारा मैसेज नहीं जाता, और वो पर्सनल नंबर से था। अब पुलिस हैरान, बच्ची किडनैप है, जान खतरे में है, 30 लाख रुपए की मांग कर चुके हैं, वीडियो भेज चुके हैं, और ज़्यादा देरी करने में कुछ भी हो सकता है, कि कोई किडनैपिंग में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। अब पुलिस ने कहा क्या करूं, तो फिर हुआ कि चलो उसके PG में चलते हैं, PG से कोई क्लू मिले। अब पुलिस उस PG में पहुंचती है जिस PG का पता सब कुछ दे रखा था घर वालों को काव्या ने। जब वो PG में पहुंचे तो उन्होंने कहा भाई ये काव्या धनखड़ आखिरी बार आपने कब देखा ये। तो PG वालों के जवाब सुनकर दोहरा सदमा। उन्होंने कहा साहब इस नाम की तो कोई लड़की हमारे यहाँ है ही नहीं। उन्होंने कहा सितंबर से रह रही है। उन्होंने कहा साहब है ही नहीं। उन्होंने सारे स्टाफ को इकट्ठा कर लिया, कि इवन स्टूडेंट्स को बुला लिया, क्योंकि वो गर्ल्स का था। एक लड़की ने भी काव्या की तस्वीर नहीं पहचानी। उन्होंने कहा वो यहाँ कभी रही नहीं, कभी आई नहीं। अब पुलिस हैरान परेशान, घर वाले अजब परेशान अलग कि ये माजरा क्या है। सितंबर में अपनी बेटी को नीट की स्टडी के लिए कोटा के इस PW इंस्टीट्यूट में दाखिला कराया, फ़ीस दिए, अच्छी खासी फ़ीस होती है। फिर कोटा की एक PG में उसको रहने का इंतज़ाम कराया, और अब ये दोनों कह रहे हैं कि नहीं हमारे यहाँ पढ़ रही है ना हमारे यहाँ रह रही है। तो फिर ये बेटी 6 महीने से कहाँ रह रही है और क्या कर रही है। अब जब ये पुलिस को पता चला तो फिर पुलिस ने कहा कि देखिए आप सारी बात सच बताइए। अब पेरेंट्स ने कहा कि सच ही बता रहे हैं। हाँ, इससे पहले उसने इंदौर में रहकर कुछ दिन ट्रेनिंग ली थी डॉक्टरी की पढ़ाई की, लेकिन वहाँ 1-2 लड़के थे जो उसे छेड़ते थे, तो हमने फिर उसे इंदौर से हटाकर शिवपुरी बुला लिया। लेकिन उसे डॉक्टर बनना था, तो हमने कहा कि कोचिंग तो करानी पड़ेगी, तो शिवपुरी से फिर हमने वापस उसे कोटा भेज दिया था। लेकिन हम खुद हैरान हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला कैसे मना कर रहा है, PG वाला कैसे मना कर रहा है। अब पुलिस को लगा माजरा कुछ गड़बड़ है। पुलिस की टीम ने कहा अब CCTV फुटेज खंगालते हैं। अब CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है हर जगह, कोटा में, इधर उधर। अचानक जयपुर में एक जगह पर एक CCTV कैमरे में काव्या कैद हो जाती है, और उसके साथ 2 लड़के हैं, दोनों के चेहरे पर मास्क है। अब फादर ने बताया था कि जब वो इंदौर में पढ़े थे तब 2 लड़कियों से छेड़ते थे। इधर 2 लड़कों के साथ वो चल रही है, लेकिन जिस तरीके से वो जा रही है उसको देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता है कि वो किसी के शिकंजे में है, यानी वो किडनैप है। बहुत ही नॉर्मल, और सड़क पे भीड़ भी है, लोग भी हैं, तो अगर वो किडनैप है तो एक शोर मचा दे तो शायद लोग आ जाए। लेकिन जिस तरीके से जा रही है उसके चाल को देखते हुए और उस माहौल को देखते हुए पुलिस को लग गया कि मामला कुछ और है। अब पुलिस ने और छानबीन की। जब छानबीन की तो एक और नई चीज़ अभी पता चली है। कोटा के पुलिस जो अफसर हैं उन्होंने अभी कुछ देर पहले मीडिया को ये बताया है कि काव्या धनखड़ अपने 2 दोस्तों के साथ विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहती थी, मतलब विदेश जाकर फॉरेन कंट्री से डॉक्टरी करना चाहती थी, और शायद इसीलिए उसने अपनी ही किडनैपिंग का ये पूरा ड्रामा रचा, ताकि करीब 30 लाख मिल जाए, उसके पैसे से बाकी वो अपने 2 दोस्तों के साथ निकल ले और बाहर जाकर पढ़ाई करे। अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन ये कुछ देर पहले ही कोटा पुलिस की तरफ से एक
मीडिया को ब्रीफिंग दी गई है। इसके बाद कोटा पुलिस ने बाकायदा अपील जारी की है और अपील जारी की है इस लड़की और उसके दोनों दोस्तों के नाम कि आप दोनों कहीं भी हो, फ़ौरन नज़दीकी पुलिस में संपर्क कर लो, कुछ नहीं होगा और आपके माँ बाप बहुत परेशान हैं तो आप लौटो। फिलहाल तीनों नहीं मिले, वो 2 लड़के और काव्या, लेकिन फिलहाल पिछले 2 दिनों से जो सारा धमकी और ये फोटोग्राफ्स मिले थे, वीडियो, उसके बाद से रैंसम का कोई और कॉल भी नहीं आया। अब पुलिस जिस तरीके से जहाँ पे ये वीडियो शूट किया गया है, जो पीछे कार्टन रखा हुआ आप देखेंगे जिसके ऊपर वो मेडिकल के वो सारे बोर्ड लगे हुए हैं, उन सारी चीज़ों को देखते हुए मतलब होता है ना कि छोटे छोटे क्लू से भी आप कुछ निकाल सकते हो। अगर किसी बंधक को किसी कमरे में बंद करके रखा गया और मान लीजिए कि ट्रेन की गुजरने की आवाज़ आ रही तो उसका मतलब है रेलवे की ट्रैक के किनारे में है वो रखा हुआ, कहीं बस डिपो पे उसकी कोई आवाज़ आ रही है या फिर किसी कारखाने के है तो उसकी आवाज़ आती है, किसी एयरपोर्ट के करीब है तो प्लेन के उतरने या उड़ने की आवाज़ आती है। तो उसी तरीके से एक कमरा और उस कमरे में ये वीडियो और वो तस्वीर और उस तस्वीर की इर्द गिर्द रखी हुई कुछ चीज़ें, उसके ज़रिए भी पुलिस उस जगह को तलाश कर वहाँ पहुँचने की अलग से कोशिश कर रही है। बच्चों से अपील भी किया गया है, लेकिन अभी तक तीनों मिले नहीं हैं और कह रहे हैं कि लास्ट लोकेशन उसके बाद शायद इनका इंदौर मिला है, वही इंदौर जहाँ से एक वक्त काव्या को उसके फादर ने वापस बुला लिया था। अब विदेश में पढ़ने के लिए खुद के किडनैपिंग की ये साजिश या वजह कुछ और, इस वक्त अंजाम पर पहुंचना या फाइनल बताना कि यही सच है, वो गलत होगा, क्योंकि जब तक सही चीज़ ये तीनों सामने नहीं आ जाते पता नहीं चलेगा कि आखिर काव्या ने अपने किडनैपिंग का ये ड्रामा खुद रचा, इसके पीछे की कहानी क्या है, मकसद क्या था, वजह क्या थी। इन सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि एक आध रात का इंतज़ार करना पड़ेगा, शायद कल तक इसका खुलासा हो जाए। लेकिन अगर उसने ये खुद रचा अगर, तो फिर सोचे कि आजकल के बच्चे क्या क्या सोच रहे हैं और उनकी सोच कहाँ तक जा रही है। ऐसी सोच माँ बाप पे क्या बीतती है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस अधूरी कहानी में इतना ही, जैसा इसका क्लाइमेक्स पता चलेगा आपको ज़रूर बताऊंगा। और वही अपना सिलसिला, आज मनीषा झा इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मनीषा। हमारी टीम में भी एक मनीषा झा है और ये भेजा है सिद्धार्थ शर्मा ने, सिद्धार्थ की पत्नी है मनीषा, एंड थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी। साथ ही आज ऋतु का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे ऋतु। और ऋतु रोहित की वाइफ है, जम्मू से है। अश्मित सक्सेना का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अश्मित। और इन्होंने कहा है कि आपकी टीवी पर और क्राइम तक की कहानी जब सुनाता हूँ उस पर दोनों में आवाज़ में बड़ा फ़र्क होता है। ये कई लोगों ने पहले भी कहा पर मुझे आज तक पता नहीं, हो सकता है आउटडोर और इंडोर का कोई फ़र्क हो, लेकिन जहाँ तक हाँ थोड़ा सा ये है कि टीवी पे मैं ज़्यादा एहतियात बरत कर बोलता हूँ, क्योंकि वहाँ सेकंड चांस नहीं मिलता। अगर आप लाइव हैं तो गलती हो गई तो हो गई, तो वहाँ थोड़ा सा एहतियात बरतना पड़ता है। और यहाँ कहानी में चूँकि आप सब क्राइम तक फैमिली मेम्बर हैं तो मैं कुछ भी कर लूँ माफ़ कर देंगे, तो यहाँ थोड़ा कैजुअल हो जाता हूँ। नेहा चंदेल, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे नेहा। और ये रोनित कुमार की वाइफ है। अब सुनिए रोनित कुमार साहब क्या लिखते हैं, कम से कम ईमानदारी से एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो नेहा चंदेल जी, एक तो पहले आपको हैप्पी बर्थडे और माफ़ भी कर दीजिएगा आज रोनित को। रोनित ने लिखा है कि आज उनकी बीवी का बर्थडे था और वो सुबह ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस जाने के बाद जब वो घर लौट रहे थे तब अचानक उन्होंने अपनी वाइफ यानी नेहा चंदेल का स्टेटस देखा और उस स्टेटस को देखकर उन्हें याद आया कि आज उनकी वाइफ का बर्थडे है। अब बताइए ऐसे में किसकी खैर, कौन ऐसा पति होगा जो रहम की उम्मीद करे बीवी से। तो थोड़ा बहुत तो होगा, लेकिन कोई बात नहीं, पर आइंदा ध्यान रखिएगा, कम से कम स्टेटस देख कर ना पता चले आपको। तो एक रात बल्कि क्या 1 महीने पहले से पता होना चाहिए। हम लोग 1 महीने पहले से रटना शुरू कर देते हैं ताकि फिर ऐसा दिन ना आए। बट हैप्पी बर्थडे नेहा। और कृष्णा, इनका भी आज बर्थडे है नेहा के साथ साथ, और कृष्णा भी रोनित के कज़न हैं। इसके अलावा रेहान अंसारी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रेहान साहब। और ये भेजा है मकसूद अंसारी ने, मकसूद अंसारी के बेटे हैं रेहान। नरेंद्र कुमार विश्नोई, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। दीपू ने कहानी की फरमाइश की है। सुमन कुमारी, थैंक यू सो मच आपका। साजिद रज़ा कहानी की फरमाइश की है। सचिन त्रिपाठी रीवा MP से, थैंक यू सो मच सचिन।
इसके अलावा महेश आर नेहेठे एक कहानी की फरमाइश की। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।